स्वर्गवासी चाची ने दिया जादुई लहंगा। मानसी बहुत छोटी थी, तभी एक हादसे में उसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है। मानसी का अपना कहने वाला अब कोई नहीं था, वो अनाथ थी। तभी उसके चाचा विनोद उससे कहते हैं, कोई बात नहीं मानसी बेटा, होनी को कौन बदल सकता है। अब जो होना था वो हो गया, पर तुम चिंता मत करो, मैं है ना, आज से तू मेरे साथ शहर में रहेगी। उसके बाद विनोद मानसी को अपने साथ शहर ले आता है। मानसी को देखकर विनोद की पत्नी वीना गुस्से में झुल्लाते हुए कहती है, क्यों जी, घर में पहले ही कम मुसीबत थी जो तुम एक और मुसीबत गांव से उठा लाए। वीना, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? बेचारी का हमारे सिवा भला कौन है? हाँ, हम लोग का तो जैसे बहुत सारे लोग हैं ना। अरे घर में बीमार पड़ी मरती रहती हूँ, तब तो मुझे कोई पूछने नहीं आता, लेकिन आपको अपना घर कहाँ दिखेगा? लुटा दो, सब कुछ दूसरे के ऊपर ही लुटा दो। मैं तो कहती हूँ मैं ही ये घर छोड़कर चली जाती हूँ, फिर रहना इस घर को अनाथ आश्रम बनाकर। अरे भाग्यवान, शांत भी होगी या बोलती ही जाओगी? मानसी, तुम अंदर जाओ। अरे अगर मैं इसे यहाँ नहीं लाता तो गांव के लोग मुझे क्या कहते हैं? वो मेरे भाई के जमीन का एक तिनका नहीं लेने देते। अब तुम दिमाग को शांत करो और जाओ खाना बनाओ। इसे यहाँ रखने से हमारा ही फायदा है। हमारा कैसा फायदा? अरे मोटी बुद्धि, तुम्हें मुफ्त में जो नौकरानी मिल रही है, अब बस आराम से मालकिन की तरह बैठकर घर का सारा काम इससे कराया करो। पत्नी को समझाने के बाद विनोद मानसी के कमरे में जाता है। अरे मानसी बेटा, लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ, खा लो और अपनी चाची की बात का बुरा मत मानना। वो ऐसी ही है और इसे अपना ही घर समझो। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दिया करना। ठीक है चाचा जी। अगली सुबह, अरे ओ महारानी, कहाँ मर गई? अरे आज बिस्तर से उठोगी या नहीं? उठ गई चाची। उठ गई हो तो जाओ और जाकर रसोई में सारे बर्तन साफ करके सबके लिए बढ़िया सा खाना बना लो। अरे बीना, बेचारी अकेले इतना काम कैसे करेगी? जाओ तुम दोनों साथ मिलकर बना लो। देखो जी, घर के काम में आपको दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। कोई बात नहीं चाचा, मैं सब कर लूंगी, आप परेशान मत होइए। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। एक दिन वीना गुस्से से मानसी का हाथ जला देती है। तभी विनोद मानसी के लिए दवाई लेकर आता है। मुझे माफ कर देना मानसी बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। चाचा, आखिर चाची मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती है? अरे बेटा, रोते नहीं, मैं हूँ ना, ठीक हो जाएगा। और देखना, एक दिन तुम्हारी चाची तुझे बहुत प्यार करेगी। और ये देखो, मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ, चॉकलेट। फटाफट से रोना बंद करो, इसे खा लो। तभी बाहर कलुआ नाम का एक व्यक्ति आता है। अरे विनोद, घर पर हो क्या? अरे कालिया जी, आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? हमें बुला लेते। बात ही कुछ ऐसी थी कि हमें आना पड़ा। तो जमींदार जी से जो तुम्हारी बात हो रखी है उसी के बारे में बात करनी है। जमींदार ने तुम्हारी भतीजी को देखा है, वो उन्हें बहुत पसंद आई है। तभी वहाँ पर वीना भी आ जाती है। क्या कहा? जमींदार जी को हमारी वीना पसंद आई है? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। कालिया जी, हमें ये रिश्ता मंजूर है। अरे भाग्यवान, थोड़ा धीरज रखो, मुझे बात कर लेने दो। तुम अंदर जाओ। आखिर मुझे इस बारे में मानसी से भी तो बात करनी होगी। मानसी से क्यों? आखिर हम उसके बड़े हैं, हम उसकी जिंदगी का फैसला करेंगे। वो कौन होती है हमारे फैसलों को काटने वाली? अरे कलुआ जी, आप जाकर जमींदार जी से बस हाँ कह दीजिए, हमें ये रिश्ता मंजूर है। अरे भाग्यवान, तुम अंदर जाओ, मुझे कलुआ जी से अकेले में कुछ बात करनी है। अब तुम जाओ। उसके बाद विनोद और कलुआ आपस में कुछ बात करने लगते हैं। इधर वीना मानवी से कहती है, अरे मानसी बेटा, तुम्हारी किस्मत तो बहुत ही अच्छी है। तुम्हारा रिश्ता जो इतने बड़े घर में होने जा रहा है। चाची, मेरा रिश्ता? हाँ बेटी, जमींदार जी इस पूरे इलाके के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। तू तो रानी बनकर रहेगी वहाँ। हाँ। अरे भाग्यवान, चुप भी करोगी? मानसी बेटा देखो, ये शादी तभी होगी जब तुम शादी के लिए हाँ करोगी। बेटी, जमींदार बहुत बड़े लोग हैं, वहाँ तुम्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। वो तुम्हें रानी की तरह रखेंगे। बस यही सब सोचकर मैंने ये रिश्ता मंजूर कर लिया। और मुझे पता है तू अपने चाचा की बात कभी नहीं टालेगी, है ना बेटी? क्या? पर चाचा, जमींदार जी की उम्र तो आपसे भी ज्यादा है। मानसी, आदमी की उम्र से कुछ नहीं होता। तुम ये क्यों भूल रही हो कि तुम वहाँ ऐशो आराम की जिंदगी बिताओगी, रानी की तरह ठाठ से रहोगी और हम भी जमींदार के रिश्तेदार कहलाएंगे।
जाएंगे। इतने बड़े और ऊंचे खानदान से रिश्ता जुड़ेगा। कान खोलकर सुन ले मानसी, तुम्हें ये शादी तो करनी ही होगी। मानसी बेटा, हम तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहेंगे। हमने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया है। हम गरीब लोग भला कहाँ से अच्छे घर में तुम्हारी शादी कर पाते हैं, पर भगवान की कृपा देखो, जमींदार ने खुद ही ये रिश्ते के लिए हाथ बढ़ाया है। बेटा, तुम्हें वहाँ किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं होगी। ए जी, ये सब छोड़िए, आप जाइए और जाकर मिठाई लेकर आइए। मानसी हमारी बात कभी नहीं टालेगी। आखिर ये उसके चाचा और चाची के इज्जत का सवाल है। आखिर हम इतने दिनों से इसे पाल जो रहे हैं। विनोद मिठाई लाने चला जाता है और वीना घर के कामों में लग जाती है। मानसी रोते हुए नदी के किनारे पहुंच जाती है। माँ, पापा, आप दोनों क्यों मुझे छोड़कर चले गए? अगर आज आप जिंदा होते तो ये सब मेरे साथ नहीं हो रहा होता। चाची को तो मैं कभी पसंद थी ही नहीं, इसलिए वो मेरी शादी उस बूढ़े आदमी से कराने के लिए जिद कर रही है। और बेचारे चाचा ये सोचकर हाँ कर रहे हैं कि मैं वहाँ खुश रहूंगी। पर माँ, मेरी खुशियाँ वहाँ नहीं है। मैं हरगिज ये शादी नहीं करूँगी। लेकिन मैं घर गई तो चाचा चाची जबरदस्ती मेरी शादी करवा देंगे। नहीं, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही अच्छा है। ये सोचकर मानसी उस उफनती नदी में कूद जाती है। तभी मानसी अपने आप ही नदी से बाहर निकलकर किनारे आ जाती है। कौन है यहाँ? किसने मुझे बचाया? मैंने ही तुम्हें बचाया है। तुम ऐसे नदी में कूदकर अपनी जान क्यों देने जा रही थी? तुम क्या तुम एक चुड़ैल हो? डरो मत लड़की, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। डरना है तो इस जालिम इंसान से डरो, हम चुड़ैलों से नहीं। अब बताओ क्या बात है? उसके बाद मानसी उस चुड़ैल को सारी बातें बताती है। तभी वो चुड़ैल मानसी को कुछ समझाते हुए एक चमचमाता लहंगा देती है और घर जाने के लिए बोलती है। मानसी खुशी खुशी लहंगा लेकर घर आ जाती है। अरे कलमुही, कहाँ थी अब तक? किसके साथ मुँह काला करवा रही थी? बीना, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? मानसी से तमीज से बात करो, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी पत्नी हो। हाँ हाँ, तुम तो वैसे भी भूल ही चुके हो। और कान खोलकर सुन लो, इस घर में जब तक मैं हूँ तब तक वही होगा जो मैं कहूँगी। और तू कान खोल के सुन ले, जब तक तेरी शादी जमींदार से नहीं हो जाती तब तक तू इस घर से बाहर कदम नहीं रखेगी, समझी? तभी वीना की नजर मानसी के लहंगे पर जाती है जो मानसी के हाथों में होता है। अरे कलमुही, ये लहंगा किस यार्ड से लेकर आई है? किसने दिया है? बता, अब बताते क्यों नहीं है? शादी से पहले कहाँ मुँह काला करवा रही थी? हाँ मानसी बेटा, ये लहंगा तुम्हें किसने दिया? चाची, माना कि आप मुझे गलत समझते हो, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ। मुझे माँ की बहुत याद आ रही थी, तभी मैं पहाड़ी के पास वाली नदी के पास बैठकर माँ को याद कर रही थी। तभी मुझे वहाँ नदी में एक लहंगे का पेड़ दिखा जिस पर खूब सारे सुंदर सुंदर लहंगे लगे थे, और उस जादुई पेड़ ने ही मुझे ये लहंगा दिया है। क्या उस नदी में जादुई लहंगे का पेड़ है? बेटी, तू मुझे भी उस जादुई पेड़ के पास ले चल, मैं वहाँ जाकर अपने लिए भी खूब सारे लहंगे ले आऊंगी। उसके बाद मानसी अपने चाचा चाची को उस नदी के पास ले जाती है। तभी वहाँ वही चुड़ैल आती है। शांति, तुम यहाँ? हाँ, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी कमीने। क्या सोचा था तुमने कि तुम बच जाओगे? कभी नहीं। पाप किसी को नहीं छोड़ता, किसी को नहीं। मुझे माफ कर दो शांति, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे छोड़ दो। नहीं, कभी नहीं। उसके बाद वो चुड़ैल विनोद को जान से मार डालती है। अरे, ये तुमने क्या किया? तुमने तो कहा था तुम किसी की जान नहीं लोगी, बल्कि उन्हें डरा धमका कर छोड़ दोगी, लेकिन तुमने मेरे चाचा को मार दिया। तुम बहुत बुरी हो। माँ बाबा के जाने के बाद एक चाचा ही तो थे जो मुझसे प्यार करते थे, और तुमने आज उसे ही मुझसे छीन लिया। ए जी, उठिए ना जी, ये क्या हो गया आपको? नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। किसके लिए इतनी दुखी हो रही हो तुम दोनों? इस शैतान के लिए? अरे, ये इंसान नहीं, एक हैवान था, हैवान। और इसने जमींदार से तुम्हारी शादी नहीं बल्कि सौदा किया था। वो जमींदार से तुम्हें बेचना चाहता था। यकीन नहीं है तो अपनी चाची से पूछ ले। चाची, ये क्या कह रही है? क्या ये सब सच है? हाँ बेटी, ये सच है, लेकिन इस बारे में मुझे भी कुछ नहीं पता था। मुझे बस कुछ दिनों पहले ही कलुआ जी से ये सब पता चला। लेकिन तूने फिर भी उसे नहीं रोका। ये सिर्फ मानसी को नहीं बल्कि तुम्हें भी धोखा दिया
है। तुम लोग सोच रही हो ना कि मैं कौन हूँ। मैं इसकी पहली पत्नी हूँ, जिसकी इस शैतान ने बच्चा न होने की वजह से पहाड़ी से धक्का देकर हत्या कर दी थी और फिर शहर जाकर तुमसे शादी कर ली थी। ये सब क्या कह रही हो तुम? मेरे चाचा और खूनी? हाँ, यकीन नहीं हो रहा? मुझे भी नहीं हुआ था। मैं तुम्हारे चाचा के प्यार में पागल थी। अपने घर वालों के खिलाफ जाकर मैंने उससे शादी कर ली, लेकिन कुछ ही दिनों में वो मुझ पर बहुत अत्याचार करने लगा क्योंकि मुझे बच्चा नहीं हो रहा था। और फिर एक दिन धोखे से वो मुझे इसी पहाड़ी पर लाकर पीछे से धक्का दे दिया। हे भगवान, मैं तो लुट गई। मैं इतने दिनों से एक खूनी आदमी के साथ रह रही थी। वीना, ये शैतान किसी का सगा नहीं। ये मानसी को बेचने के बाद तुम्हें मारकर फिर से अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करता, क्योंकि ये दरिंदा किसी का नहीं हुआ, न अपने माँ बाप का, न भाई का और न ही तुम्हारा। चुड़ैल जी, शायद मैंने जो बुरे कर्म किए हैं ये सब उसी की सजा है। मैंने हमेशा मानसी को बुरा भला कहा, हमेशा उसका अपमान करती रही और शायद ये सब उसी का फल है। चुप हो जाइए चाची, रोइए मत। उसके बाद वीना मानसी को गले से लगा लेती है। मुझे माफ कर दो मानसी बेटा, आज तुम्हारी वजह से मैं एक राक्षस जैसे इंसान के चंगुल से बच पाई हूँ। और मैं तुम्हारी वजह से ही आज वर्षों के बाद अपना बदला पूरा कर पाई हूँ। मानसी, उस झाड़ी के नीचे मेरा कंकाल है, उसे उठाकर मेरा अंतिम संस्कार कर दो, तब जाकर ही मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। उसके बाद मानसी और उसकी चाची मिलकर शांति का अंतिम संस्कार कर देते हैं और फिर दोनों सगी माँ बेटी की तरह ही एक साथ अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। जयपुर गांव में ममता नाम की एक औरत अपने बेटे मयंक और बेटी कोमल के साथ रहती थी। मयंक और अनीता शादी करके आए थे और दरवाजे पर ममता इन दोनों की आरती उतार रही थी। तभी ममता की नजर कोमल पर पड़ती है। तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे कहा था ना कि तुम अपने मनहूस चेहरा लेकर मेरे बेटे बहू के सामने मत आना। तेरी परछाई भी इन पर पड़ गई तो उनकी जिंदगी में ना जाने कौन सा तूफान आ जाएगा। माँ, आज तो मुझे मत कोसो। आज मेरी भैया की शादी हुई है, भाभी घर आई है। इस घर में मुझे भाभी के रूप में एक सहेली मिली है। अपने हद में रह कोमल, अपनी भाभी को सहेली बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अब वह तेरी बड़ी भाभी है, उसका हर आदेश तुझे मानना होगा। तुम अपना काम उससे निकलवाना चाहती हो ना? नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। चल अब अपने कमरे में जा। कोमल सिसक सिसक कर रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है कि तभी ममता मयंक और अनीता की आरती उतारकर उनका स्वागत करती है और उन्हें अपने कमरे में बैठाती है। कोमल के साथ ऐसा रूखा व्यवहार देखकर अनीता हैरान थी। उसने मयंक से पूछा, मयंक, माँ जी ने कोमल के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? क्या कोमल तुम्हारी अपनी बहन नहीं है? नहीं अनीता, ऐसी बात नहीं है। कोमल मेरी ही बहन है। बात यह है कि जब कोमल माँ के गर्भ में, तभी किसी पंडित ने माँ को बताया था, अगर तुम्हें बेटी होगी तो तुम्हारे पति का मौत हो जाएगी। और कोमल के जन्म के बाद यही हुआ और कुछ महीने बाद ही पिताजी चल बसे, जिसके कारण माँ कोमल को मनहूस मानती है। ये बात है, लेकिन इसमें कोमल की तो कोई गलती नहीं है। मयंक और अनीता बातें कर रहे थे कि तभी ममता की चीखने की आवाज आती है। वह कोमल पर चिल्ला रही थी। तुझे कहा था ना कि जब तक तेरे भैया भाभी न खाना खा ले तब तक तू खाना नहीं खाएगी। भैया भाभी के खिलाने से पहले तू ही खाने लगी। माँ, ये तो सिर्फ लड्डू है जो भाभी के मायके से आया है। मैं तो सिर्फ टेस्ट कर रही थी। मुझे तो यह समझ में नहीं आता कि तुझे सब्र क्यों नहीं आता। जा अपने भैया भाभी को चाय नाश्ता करवा, फिर खुद कुछ खा लेना। ठीक है माँ। कोमल अनीता और मयंक के लिए उनके कमरे में चाय नाश्ता पहुँचा देती है। नाश्ता की ट्रे टेबल पर रखकर वह कमरे से बाहर जाने लगती है। रुको कोमल। जी भाभी, तुमने मिठाई खाई? पहले आप और भैया खा लीजिए, फिर मैं खा लूंगी। नहीं, हम तीनों साथ मिलकर खाएंगे। आओ मेरे पास बैठो। कोमल अनीता के बगल में जाकर बैठ जाती है। अनीता अपने हाथों से उसे मिठाई खिलाने लगती है। कोमल को अनीता के इस तरह से प्यार करना उसे बहुत अच्छा लगता है। उसकी आंखों से आंसू छलक आते हैं। क्या बात है कोमल? भाभी, बचपन से आज तक
माँ का प्यार के लिए तरस रही हूँ। माँ ने कभी मुझे अपने हाथों से खाना नहीं खिलाया। आज पहली बार कोई मुझे अपने हाथों से खिला रहा है। मैं भी तो तुम्हारी माँ के समान हूँ कोमल। बड़ी भाभी माँ का ही दूसरा रूप होती है, तभी तो भाभी को भाभी माँ कहा जाता है। मैं तुम्हें माँ का प्यार दूंगी। अनीता कोमल को गले से लगा लेती है। तभी कमरे के बाहर से ममता की आवाज आती है। कोमल कहाँ मर गई? माँ की आवाज सुनकर कोमल दौड़कर बाहर आती है। माँ, आपने मुझे बुलाया? रात का खाना कौन बनाएगा? चल जाकर रात का खाने की तैयारी कर। माँ, हलवाई से बनवा लो ना। हलवाई तो चला गया, अब तो शादी हो चुकी है। कुछ मेहमान तो अपने घर भी चले गए। चलो जाकर खाना बना लो। कोमल ने देखा कि अभी घर में काफी सारे मेहमान थे। इतने सारे लोगों के खाना बनाना कोमल की बस की बात नहीं थी, फिर भी माँ का आदेश मानना ही था। उसने सभी के लिए खाना बनाया। काफी सारा खाना बनाते बनाते कोमल इतना थक गई थी कि वो बिना खाए सो गई। जब सब लोगों ने खाना खा लिया तो कोमल कहाँ है? सो रही है महारानी। लेकिन उसने तो खाना खाया ही नहीं। कोई बात नहीं बहू, एक दिन नहीं खाएगी तो मर नहीं जाएगी। सभी लोग खाना खाकर सो चुके थे। अनीता से रहा नहीं गया। वो एक प्लेट में खाना लेकर कोमल के कमरे में लेकर गई और उसे जगाया। कोमल उठो, खाना खा लो। भाभी माँ, आज तो आपकी सुहाग रात है और आप मुझे खाना खिलाने आई हो। कोमल, तुमने मुझे भाभी माँ कहा है और एक माँ को तब तक नींद नहीं आएगी जब तक उसकी बेटी खाना न खा ले। अब चलो खाना खा लो। अनीता कोमल को खाना खिलाती है और फिर उसे सुला देती है। अनीता जब अपने कमरे में पहुंचती है तो अनीता, तुम्हारे आने से कोमल की जिंदगी में खुशियाँ आ जाएगी। शायद उसके प्रति माँ का दिल भी पिघल जाए। अब चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। और उसके बाद अनीता और मयंक भी सो जाते हैं। दूसरे दिन कोमल अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती है। सुबह के 8 बज गए, यह महारानी अभी तक सो रही है। ममता कोमल के कमरे में जाती है और उसे झकझोर कर उठाती है। वो देखती है कि कोमल को बहुत तेज बुखार है, लेकिन वो फिर भी कोमल को जगाकर घर का काम करने के लिए कहती है। घर में इतना काम पड़ा है और तू घोड़े बेचकर सो रही है। चल अब काम पर लग जा। माँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पूरे बदन में बहुत दर्द हो रहा है माँ। यह सब काम ना करने के बहाने हैं। काम करेगी तो सारा दर्द ठीक हो जाएगा। अब जल्दी कमरे से बाहर आ जा। कोमल कमरे से बाहर आती है और झाड़ू लगाने लगती है। वो अनीता के कमरे में भी झाड़ू लगाने जाती है। कोमल को देखकर अनीता ने कहा, अरे कोमल, क्या बात है? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं भाभी, मुझे बुखार हो गया है और माँ मुझसे घर का काम करवा रही है। उन्होंने मुझे दवाई तक नहीं दी। तुम ये झाड़ू छोड़ो और तुम अपने कमरे में जाओ। लेकिन मैं पूरे घर में झाड़ू नहीं लगाई तो माँ मुझे बहुत डांटेगी। वो सब मुझ पे छोड़ दो कोमल, तुम अपने कमरे में जाओ। ठीक है भाभी। कोमल अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है। अनीता चाय और नाश्ता लेकर कोमल के कमरे में आती है। ये लो कोमल, नाश्ता कर लो और उसके बाद बुखार की दवाई खा लेना, उससे तुम्हें आराम मिल जाएगा। लेकिन फिर भी तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक हो तो मुझे बताना, तुम्हारे भैया तुम्हें डॉक्टर के यहाँ ले जाएंगे। लेकिन भाभी, घर की सफाई तो अभी बाकी है। घर की सफाई मैं कर दूंगी। नहीं भाभी, माँ ने देख लिया तो घर में कोहराम मचा देगी। माँ जी अभी मंदिर गई हैं, उनकी आने से पहले मैं घर की सफाई कर दूंगी, उन्हें कुछ पता भी नहीं चलेगा। थैंक यू भाभी माँ। कोमल चाय नाश्ता करके बुखार की दवाई खा लेती है। कुछ ही देर बाद उसकी तबीयत में सुधार आ जाता है। इसके बाद वह फिर से घर के कामों में जुड़ जाती है। कुछ दिन बीत जाने के बाद सभी रिश्तेदार अपने अपने घर चले गए और मयंक भी अब ऑफिस ज्वाइन कर लिया था और कोमल भी कॉलेज जाने के लिए तैयार होने लगती है। कहाँ जल्दी सुबह सुबह? माँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ। शादी की वजह से मेरी बहुत सारी क्लासेस मिस हो गई है। मेरी परीक्षाएं भी नजदीक आ रही है। आज से तू कॉलेज नहीं जाएगी। लेकिन क्यों माँ? तू कॉलेज चली जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? माँ, अब तो भाभी आ गई है ना। वैसे भी मैंने सुबह की सारी सफाई कर दी है, सिर्फ खाना बनाने का काम है। भाभी खाना बना लेगी।
तो तुम उनसे कह देना कि बर्तन ना धोए, मैं कॉलेज से आकर बर्तन धो दूंगी। कान खोलकर सुन ले, मेरी बहू खाना नहीं बनाएगी। तू घर के सारे काम कर और अच्छे से घर संभालना सीख ले। अब जल्दी ही तेरी भी शादी होगी। वैसे भी पढ़ लिख कर तुम कौन सा अफसर बन जाएगी। पढ़ाई के नाम पर मेरे पैसे बर्बाद कर रही है। ममता की बात सुनकर कोमल अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। तभी अनीता उसके कमरे में आती है। रो मत कोमल। भाभी, आपने सुना ना, माँ तो मेरी पढ़ाई छुड़वाने पर तुली है। मैं पढ़ना चाहती हूँ भाभी। तुम चिंता मत करो कोमल, तेरी पढ़ाई कोई नहीं रोकेगा। तू चल मेरे साथ। अनीता कोमल के हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर ले जाती है। अनीता बहू, इसे ज्यादा लाड प्यार करने की कोई जरूरत नहीं है। इसे इसके हाल पर छोड़ दो। माँ जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। हाँ बोलो बहू। माँ जी, मैं इस घर में बहू बनकर आई हूँ और आप मुझे इतना प्यार दे रही हैं, लेकिन कल को कोमल की शादी के बाद अगर ससुराल में उसे प्यार नहीं मिला तो जरूरी नहीं है कि कोमल की सास अपनी बेटी से ज्यादा प्यार करे। अगर ऐसा हुआ तो कोमल की जिंदगी प्यार के बिना एक बंजर जमीन बन जाएगी। फिर कोमल भी किसी को प्यार नहीं दे पाएगी। माँ जी, अगर कोमल के जन्म के बाद पिताजी की मृत्यु हो गई तो इसमें कोमल की क्या कसूर है। किसी साधु की बात को सच मानकर आपने अपनी बेटी को जिंदगी भर अपने प्यार से दूर रखा। कोई माँ अपनी संतान के साथ ऐसा नहीं कर सकती। ये कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। हाँ माँ, अनीता सच कह रही है। कोमल को उसके हिस्से का प्यार मिलना चाहिए। अनीता और मयंक के बात सुनकर ममता को अपनी गलती का एहसास होता है। वो कोमल को गले लगाकर उससे माफी मांगती है। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। जा, तू कॉलेज जा और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर। अपने पिता का नाम रोशन कर। कोमल ममता के गले लगकर बहुत खुश होती है। वो अनीता को भी गले लगाती है। थैंक यू भाभी माँ, आज आपकी वजह से मेरी माँ का प्यार मिल गया।